आपके दिमाग में कभी क्वेश्चन आया है कि कोई भी इकोनॉमी कैसे ग्रो करती है? कैसे वो इकोनॉमी ऊपर चली जाती है और कैसे वो इकोनॉमी ऊपर मतलब बूम पीरियड पे आ जाती है? कैसे उस इकोनॉमी में डिप्रेशन आ जाता है? कौन सा ऐसा फैक्टर है जो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इकोनॉमी की ग्रोथ में और इकोनॉमी के स्लो डाउन में भी? नहीं पता? कोई बात नहीं, डो नॉट वरी। आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट, और इस टॉपिक को हम डिटेल में पढ़ेंगे और बहुत ही मज़े से पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ एग्रीगेट डिमांड। सेकंड हम पढ़ेंगे कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। थर्ड हम पढ़ेंगे क्लोज्ड इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी। और फोर्थ हम पढ़ेंगे बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट डिमांड। सबसे पहले व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड? ये एग्रीगेट डिमांड होती क्या है? देखो, आप लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी। जो सीबीएसई में पढ़ने वाले बच्चे हैं उन्होंने माइक्रो इकोनॉमिक्स 11th में पढ़ी होगी, और जो स्टेट बोर्ड वाले हैं उन्होंने अभी भी वो माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे होंगे। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपने जो डिमांड पढ़ी थी वो डिमांड क्या थी? इंडिविजुअल डिमांड थी, यानी कि एक पर्सन की डिमांड। लेकिन अब जो हम पढ़ रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, और आप लोगों को पता है मैक्रो इकोनॉमिक्स होल इकोनॉमी को स्टडी करती है। होल इकोनॉमी मतलब हर सेक्टर एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होता है। जैसे देखो, इकोनॉमी में 4 सेक्टर होते हैं। पहला हाउस होल्ड सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर एंड एक्सटर्नल सेक्टर्स। ये चारों सेक्टर एक दूसरे से इंटरलेक्ट होते हैं, और यही जो डिमांड होती है इसी को हम कहते हैं एग्रीगेट डिमांड। तो मीनिंग देखते हैं जरा। एग्रीगेट डिमांड का मतलब है सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर दैट द पीपल प्लान टू स्पेंड ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी। एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या है कि सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर, कितना पैसा खर्च किया लोगों ने। खर्च किया नहीं मतलब खर्च करने की प्लानिंग कर रहे हैं ऑन दी परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज के परचेज के लिए, उसको हम क्या कहते हैं? एग्रीगेट डिमांड। अब आपके दिमाग में वर्ड आ रहा होगा ये एक्सपेंडिचर कैसी चीज़ है। देखो, आप जब शॉप पे जाते हो, कोई सामान खरीदते हो, डिमांड करते हो, तो क्या करते हो? पैसा खर्च कर रहे हो, यानी कि कुछ ना कुछ एक्सपेंडिचर कर रहे हो। तो इसीलिए इसको एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी कहा जाता है। एग्रीगेट डिमांड को क्या कहा जाता है? एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। जरा फिर से डेफिनेशन पे आते हैं। तो एग्रीगेट डिमांड आपको समझ में आ रही है? सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर, सारा का सारा सम टोटल एक्सपेंडिचर का जो पीपल प्लान कर रहे हैं स्पेंड ऑन दी परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने के लिए। ये कैसा है? प्लान्ड है, इट्स नॉट एक्चुअल। ये एक्चुअल नहीं है। जैसे अगर मैं कहूँगी 24-25 का प्लानिंग किया पहले कि इतना हम खर्च करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ क्या? इनकम के बेस पे। जैसे जिसकी जितनी इनकम होगी उस हिसाब से वो करेगा कि मेरी इनकम मान लो ज़्यादा है तो मैं ज़्यादा खर्च करने का प्लान कर सकती हूँ। किसी की इनकम कम है तो वो कम खर्च करने का प्लान भी कर सकता है। तो इट्स अ प्लान्ड एक्सपेंडिचर, नॉट अ एक्चुअल। एक्चुअल में भी लेस और मोर कुछ भी हो सकता है। अब जरा देखते हैं कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट क्या होते हैं? देखो, एग्रीगेट डिमांड के हमारे 4 कंपोनेंट होते हैं। पहला है कंजप्शन एक्सपेंडिचर, दूसरा है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, थर्ड है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और फोर्थ है हमारा नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक है, जरा इनको डिटेल में देखते हैं ये क्या होता है। सबसे पहला कंजप्शन एक्सपेंडिचर। आप लोग डेली लाइफ में कुछ खर्च करते रहते हो। शॉपिंग चले गए, शॉपिंग करने, दुकान पे ब्रेड खरीद लाए, फ़ोन खरीद लिया, बुक्स खरीद ली। तो ये क्या है? आपका कंजप्शन एक्सपेंडिचर है। दैट इज कॉल्ड ए कंजप्शन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या होता है? टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द हाउस होल्ड ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो टोटल एक्सपेंडिचर खर्च किया हाउस होल्ड ने ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो मैंने आपको 4 फैक्टर्स दिखाए थे ना, वही लाए। जो चारों हमारे फैक्टर्स थे वही लाए कि हाउस होल्ड, जो परिवार है, जितने भी हाउस होल्ड है, वो जो गुड्स एंड सर्विसेज पे पैसा खर्च करते हैं, एक्सपेंडिचर करते हैं, वो हमारे किस में आता है? कंजप्शन एक्सपेंडिचर पे। दूसरा हमारा फैक्टर है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हमारा होता है टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय ऑल फर्म्स ऑन कैपिटल गुड्स। जो टोटल एक्सपेंडिचर है किसका? ऑल फर्म, जितनी भी फर्म है कैपिटल गुड्स पे जो पैसा खर्च करती है। एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में एक मशीन लाएगी नहीं, मार्केट से ही खरीदी ना वो मशीन, लेकिन वो मशीन को लाने के पीछे पर्पस क्या था?
इन्वेस्टमेंट के पर्पज से लाएगी, तो इसको हम किस कैटेगरी में लेके आएंगे? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में। थर्ड हमारी आती है हमारी गवर्नमेंट, और हमारी गवर्नमेंट भी क्या करती है? एक्सपेंडिचर करती है। आप बोलोगे गवर्नमेंट कैसा एक्सपेंडिचर? क्या पीएम मोदी अपना पर्सनल खर्चा कर रहे? वो नहीं। जो पीएम मोदी अपना पर्सनल खर्च कर रहे, मान लो उन्होंने अपने लिए कपड़े खरीदे, वो किस में आएगा? प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर में आएगा। लेकिन यहाँ गवर्नमेंट जो खर्च कलेक्टिव नीड्स को पूरा करने के लिए करती है, जैसे कि कंज्यूमर की गुड्स के लिए जो कॉमन नीड्स है इकोनॉमी की, उसके लिए जो खर्च करती है, उसमें दोनों टाइप के एक्सपेंडिचर आ सकते हैं। कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी आ सकता है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी आ सकता है। दोनों ही एक्सपेंडिचर इसमें आ सकते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम क्या कहते हैं? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। जरा देखते हैं, दो टाइप का देखिए, एक कंजप्शन एक्सपेंडिचर, एक हमारा है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या? जब कंजप्शन एक्सपेंडिचर पब्लिक नीड्स पे पूरा खर्च किया जाए। पब्लिक नीड्स कैसे? जैसे एजुकेशन पे खर्च कर दिया। मान लो आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में जो चीज़ें आ रही, मान लो बेंच आया, वो क्या है? गवर्नमेंट ने दिया ना, वो गवर्नमेंट का किस पे खर्च किया गया? कंजप्शन एक्सपेंडिचर पे। मान लो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पैसा खर्च हुआ, हेल्थ केयर डिवाइसेस आए, बेड आए, जो भी खर्च हुआ वो किस पे आएगा? आपके कंजप्शन एक्सपेंडिचर में। डिफेंस डिफेंस मान लो डिफेंस की यूनिफॉर्म, जो हमारे डिफेंस सोल्जर्स हैं, उन सोल्जर्स के लिए यूनिफॉर्म लाएगी, वो किस में आएगा? कंजप्शन एक्सपेंडिचर में। अब आप बोलोगे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में क्या आता है? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में आता है कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वर्क, या जो वर्क जैसे कि आपका रोड्स बना दिया, हाईवे बना दिया, ये क्या है? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। कोई फैक्ट्री वगैरह खोल दी, तो ये क्या है? आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो ये हमारा होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट आता है हमारा नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट्स क्या होता है? नेट एक्सपोर्ट्स क्या होता है, जरा देखते हैं। एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट क्या होते हैं? एक्सपोर्ट डिमांड फॉर द गुड्स प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटोरी ऑफ कंट्री बाय द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। आपको पता ही है, जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, यानी कि जो दूसरी कंट्रीज़ है, वो कंट्रीज़ जब किसी डोमेस्टिक कंट्री से, यानी कि बाहर की कंट्रीज़, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जो दूसरी कंट्रीज़ है, वो कंट्रीज़ जब हमारे यहाँ डिमांड करती हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? हमारे यहाँ कोई भी गुड्स की डिमांड करती है, उसको हम क्या कहेंगे? एक्सपोर्ट कहेंगे। और दूसरा हिस्सा होता है हमारा इम्पोर्ट। इम्पोर्ट क्या है? जो डिमांड रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री फॉर द गुड्स दैट हैव बीन प्रोड्यूस्ड अब्रॉड। जो हमारी कंट्री, फॉर एग्जांपल मैं अपनी कंट्री से ले रही हूँ, कोई भी हमारी कंट्री जो दूसरी कंट्रीज़ में डिमांड करती है, उसको हम क्या कहेंगे? इम्पोर्ट। कोई भी कंट्री हो सकती है, फॉर एग्जांपल चाइना अपनी कंट्री के लिए कोई गुड्स की डिमांड कर रही है, तो वो चाइना का क्या हो गया? इम्पोर्ट हो गया। हम अपनी कंट्री के लिए कोई चीज़ की डिमांड कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड ए इम्पोर्ट। वो हमारे लिए क्या हो गया? इम्पोर्ट। और एक्सपोर्ट क्या होगा? जब हम अपने गुड्स को दूसरी कंट्रीज़ में भेज रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड ए एक्सपोर्ट। और नेट एक्सपोर्ट क्या होता है? एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। ठीक है, तो ये थे हमारे चारों फैक्टर्स। एक एग्जांपल से और देखते, समझो एक स्मॉल कंट्रीज़ है, वहाँ पे कंजप्शन है $500 बिलियन, इन्वेस्टमेंट है $200 बिलियन, गवर्नमेंट स्पेंडिंग है $150 बिलियन, एक्सपोर्ट्स है 100 और इम्पोर्ट है $80 बिलियन। तो एग्रीगेट डिमांड क्या होगी? एग्रीगेट डिमांड, इसका एक फॉर्मूला है C+I+G+X-M, जो हमने पढ़े। C फॉर कंजप्शन, I फॉर इन्वेस्टमेंट, G फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, X-M नेट एक्सपोर्ट। तो हम जरा इन सबको प्लस कर देते हैं। प्लस किया, AD 500 + 200 + 150 प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, कितनी एग्रीगेट डिमांड आई? $870 बिलियन हमारी क्या आई? एग्रीगेट डिमांड आई। ठीक है, तो एक बार जरा फिर से देख लेते हैं कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। हमारे इसके चार कंपोनेंट है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और हमारा नेट एक्सपोर्ट। ये है हमारे कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। अब जरा क्वेश्चन जो मैं स्टार्टिंग से बोल रही हूँ कि क्यों इतना इंपॉर्टेंट है एग्रीगेट डिमांड को स्टडी करना। आपको याद होगा हमारी इकोनॉमी में एक टाइम पर जो ग्रोथ रेट थी वो ऊपर नीचे होती रहती है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, और जिसके कारण एग्रीगेट डिमांड जो है वो कभी कभी हाई चली जाती है, और कभी कभी जब हमारी इकोनॉमी की डिमांड जब हमारी नीचे जा रही है, तो उसका पीछे का रीज़न होता है हमारी एग्रीगेट डिमांड का नीचे जाना। ठीक है, आपको एक चीज़ जिसके कारण इकोनॉमिक रिसेशन आ जाता है, आपको ये तो याद ही होगा, कोविड 19। कोविड 19 में जब
सब कुछ क्लोज्ड हो गया, सब कुछ क्या हो गया, क्लोज्ड हो गया। तो जब हमारा लॉकडाउन लग गया, लॉकडाउन लगने से क्या हुआ था, हम लोग घर पे बैठ गए थे, कंजप्शंस बिल्कुल ही डाउन हो गया। और कंजप्शंस डाउन होने से क्या हुआ, दूसरी तरफ हमारा जो फर्म थी, वो इन्वेस्टमेंट था, वो भी हमारा क्या हो गया, डाउन हो गया। इन्वेस्टमेंट डाउन होने से हमारी जीडीपी भी क्या हो गई थी, डाउन हो गई थी। तो आपने रीज़न देखा कि रीज़न क्या था इसके पीछे, इसके पीछे रीज़न था हमारी एग्रीगेट डिमांड का डाउन होना, यानी कि जो हमारा कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, दो फैक्टर्स हमारे कम हुए जिसके कारण हमारी जीडीपी भी कम हो गई। तो इसलिए हमें एग्रीगेट डिमांड को पढ़ना जरूरी है। तो व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। अब जैसा कि दो टाइप की इकोनॉमी होती है, एक होती है हमारी क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी कैसे, देखो नाम ही है क्लोज्ड, यानी कि बाहर वाले सेक्टर्स जहाँ इंटरफेयर ना कर पाए। जैसे कि जब हम सिर्फ तीन चीज़ों से डील करते हैं, यानी कि कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट, हम बाहर वाले सेक्टर यानी कि फॉरेन सेक्टर को नहीं रखते, इंक्लूड नहीं करते, तो ऐसी इकोनॉमी को हम क्या कहते हैं, क्लोज्ड इकोनॉमी। दूसरी होती है हमारी सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। तो एक्स माइनस एम ये यानी कि हमने किसको इंक्लूड कर लिया, फॉरेन सेक्टर को, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट को। तो ऐसी इकोनॉमी को हम क्या कहते हैं, ओपन इकोनॉमी। क्लियर हो गया, क्लोज्ड इकोनॉमी मतलब वो इकोनॉमी जहाँ पे फॉरेन सेक्टर्स इंक्लूड नहीं होता है, ओपन इकोनॉमी जहाँ पे फॉरेन सेक्टर्स इंक्लूड होता है। ठीक है, अब जरा तो अच्छा, हमारे जो सिलेबस, अब मैंने आपको चार चार फैक्टर्स बताए थे, ए डी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, लेकिन आप लोगों के सिलेबस में सिर्फ टू ही फैक्टर्स है। वो टू फैक्टर्स क्या है, सी प्लस आई, ए डी इज इक्वल टू सी प्लस आई। चला वो सी प्लस आई कैसे देखते हैं। अब हम देखेंगे एग्रीगेट डिमांड किस तरीके से प्रेजेंट की जाती है। तो मैंने आपको पहले बता दिया, हमारे किस में आएगा, ए डी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी, बट हमारे सिलेबस में क्या है, ए डी इज इक्वल टू कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। हम इन दो फैक्टर्स को ही देखेंगे, और इन दो फैक्टर्स को हम देखेंगे। अच्छा, एग्रीगेट डिमांड किस पे डिपेंड करती है, डेफिनेटली हमारी इनकम पे। इनकम, भाई डिमांड कैसे करोगे, जब इनकम होगी, जब हमारे पास पैसा ही नहीं होगा तो डिमांड कैसे करोगे। तो अगर हमारी इनकम अच्छी है तो हम डिमांड कर लेते हैं, यानी कि कैसा रिलेशन है दोनों के बीच में, पॉजिटिव रिलेशन है। अगर इनकम हाई है तो एग्रीगेट डिमांड भी हाई है, और इनकम लो है तो एग्रीगेट डिमांड भी क्या है, लो है। जैसे मैंने इसको एक टेबल के थ्रू बताया। फॉर एग्जाम्पल, जब हमारी इनकम 0 थी तो हमारी एग्रीगेट डिमांड 30 थी। तो इसके पीछे क्या रीज़न था, ये क्या कहलाता है, इसको कहते हैं ऑटोनॉमस कंजप्शन। ऑटोनॉमस कंजप्शन क्या होता है, ऑटोनॉमस कंजप्शन जब इनकम 0 होती है तो भी हम कुछ कंज्यूम करते हैं। अब अब कहेंगे कंजप्शन कैसे हुआ, कहाँ से पैसे लाए आप, बिना इनकम के कोई इंसान कैसे कंज्यूम करता है, हमारी पास्ट सेविंग से, किसी से बोरोइंग कर ली, उधार मांग लिया। उधार भी हम मांग सकते हैं, हमने किससे उधार ले लिया, किससे बोर, देखो कोई भी इंसान भूखा तो रहेगा नहीं ना। हम ये तो नहीं कहेंगे इनकम 0 तो खाना नहीं खाएगा, कुछ अपनी जो खाना पीना वो तो चीज़ें पूरी करेगा। तो ऐसे कंजप्शन को हम क्या कहते हैं, ऑटोनॉमस कंजप्शन। अब आप देखिए, जब इनकम बढ़ रही है तो कंजप्शन भी बढ़ रहा है हमारा, 20, 40, 60, ये जो इनकम बढ़ रही है तो हमारा कंजप्शन भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इसके बीच में कैसा रिलेशन है, हमारे इनकम और कंजप्शन के बीच में कैसा रिलेशन है, हमारा रिलेशन है पॉजिटिव रिलेशन। और दूसरा जो हमारा फैक्टर होता है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। देखो, इन्वेस्टमेंट को हमने फिक्स रखा है, वैसे तो इन्वेस्टमेंट दोनों टाइप का है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर भी इन्वेस्टमेंट करता है वो, बट वो इजी टेस्ट के लिए, हम इजी करने के लिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो फिर उसमें चेंज आएंगे, इसलिए हमने सिर्फ किसको लिया, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जो गवर्नमेंट करती है, जो कौन करती है, गवर्नमेंट करती है। किस चीज़ के लिए, विदाउट थिंकिंग ऑफ द प्रॉफिट, प्रॉफिट को बिना सोचे, वो इन्वेस्टमेंट हमारा क्या कहलाता है, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट कहलाता है। और ये हमारा कैसा रहता है, फिक्स रहता है। और जब हम इन दोनों को प्लस कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है, एग्रीगेट डिमांड मिलती है। ठीक है, जरा एक बार फिर से देख लेते हैं ऑटोनॉमस कंजप्शन की डेफिनेशन, आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा। इट इज़ द कंजप्शन विच इज़ कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर एट द जीरो लेवल ऑफ इनकम। वो कंजप्शन जो जीरो लेवल ऑफ इनकम पे किया जाता है उसको हम कहते हैं ऑटोनॉमस कंजप्शन। दूसरा कंजप्शन हमारा होता है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, जो गवर्नमेंट किस पे, बिल्डिंग, डैम्स, रोड, टनल्स, इन पे जो पैसा खर्च करती है, ऐसे इन्वेस्टमेंट को हम कहते हैं ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। और ये कैसा रहता है, फिक्स रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है, अब जरा इसको डायग्राम के तरीके से देख लेते हैं। ये हमारा
वाई एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हम इनकम दिखाएंगे, वाई एक्सिस पे हम डिमांड दिखाएंगे। ये हमारा कौन सा, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, और ये हमारा कंजप्शन, ठीक है। और इन दोनों को जब हम प्लस कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाती है, हमारी एग्रीगेट डिमांड। ये है हमारा डायग्राम में प्रेजेंटिंग, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो फिर से एक बार ज़रा देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं कैसा एग्रीगेट डिमांड कैसा बिहेव करती है। जब इनकम ज़ीरो है तो कुछ कंजप्शन है, इसको हम कहते हैं ऑटोनॉमस कंजप्शन। और जब इनकम इंक्रीज हो रही है बट लेस देन द इनकम, जब आप आगे और इनकम बढ़ती जाएगी तो कंजप्शन जो है वो कम हो जाएगा, इंक्रीज होगा बट इनकम के उस पर नहीं। तो उसको जितना इनकम बढ़ रही है उतना नहीं बढ़ेगा, उतना कंजप्शन नहीं बढ़ेगा, तो वो कहाँ जाएगा, सेविंग पे। और एक हमारा होता है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट जो फिक्स रहता है, कौन करती है, गवर्नमेंट करती है। तो आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा। टॉपिक समझ में आया तो थैंक यू सो मच।